दिन था 2 दिसंबर 2019। शाम का समय था और मुंबई के माहिम बीच पर काफी सारे लोगों की भीड़भाड़ लगी थी। मछुआरे अपने यहाँ काम कर रहे थे। छोटी बड़ी नावें यहाँ किनारे पर खड़ी थी और तभी यहाँ समंदर से एक बड़ी सी लहर आई और उसमें एक सूटकेस बहता हुआ किनारे पर आया और सभी लोगों का ध्यान उस सूटकेस पर जाने लगा। सभी लोग उसे ध्यान से देखने लगे। फिर कुछ लोग हिम्मत करके सूटकेस की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस सूटकेस के अंदर क्या है। पहले वो सूटकेस के ऊपर से ही खटखटाकर देखा, जिससे ये साफ हो गया कि अंदर कुछ तो मौजूद है। अब यहाँ हिम्मत वाला काम ये था कि आखिर इसको खोलेगा कौन। फिर यहाँ एक आदमी ने हिम्मत की और उसने सूटकेस की चेन को खोलना शुरू किया। चेन अभी आधी ही खुली थी और उसने सूटकेस के ढक्कन को ऊपर उठाकर देखा और जैसे ही उसने उठाया उसने वापस से सूटकेस को बंद कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। सभी लोग उसे पूछने लगे कि आखिर इसमें क्या है। जब उसने लोगों को बताया तो सभी लोग हैरान हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे और जल्दी से वहाँ के लोकल पुलिस को बुलाया गया। पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची और वो सूटकेस को सभी के सामने खोला। असल में वो सूटकेस के अंदर एक पूरा हाथ और एक पूरा पैर काट कर रखा गया था। फिर पुलिस ने दोनों हाथ और पैर को बाहर निकाला और उसमें एक काली थैली भी मौजूद थी। और जब उस काली थैली को खोला गया तो सबसे पहले उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। साथ ही वो थैली खून से सनी हुई थी और जब उसमें झांककर देखा गया तो पुलिस ने शर्म के मारे उस थैली को बंद कर दिया। असल में उस थैली में आदमी के प्राइवेट पार्ट को काटकर रखा गया था। इसके अलावा पुलिस को सूटकेस के अंदर 2 शर्ट भी मिले, जिसमें से एक रेडीमेड था और एक सिला हुआ। जब पुलिस ने इन शर्ट को देखा तो शर्ट पर काफी सारा खून लगा हुआ था। ये देखकर पुलिस वाले समझ गए कि इन शर्ट को यहाँ पर क्यों रखा गया है। असल में जो हाथ और पैर थे उसमें से खून निकल रहा था और वो खून अब इन कपड़ों पर भी लग चुका था। जिसने भी एक काम किया था उसने दिमाग लगाकर शर्ट को कुछ इस तरह से सूटकेस में रखा था कि जो हाथ और पैर से निकलने वाला खून था वो सारा का सारा खून शर्ट के अंदर सूख जाए और खून की एक बूंद भी सूटकेस के बाहर ना जाए। इसके बाद पुलिस आसपास छानबीन करती है कि शायद शरीर के बाकी हिस्से भी मिल जाए। सामने मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। पुलिस उन्हें बुलाती है और उन्हें कहा जाता है कि आप समुद्र में जाकर देखिए क्या इस तरह के और भी सूटकेस मिलते हैं या नहीं। मछुआरे लोग अपने नाव में बैठकर समुद्र में उतरते हैं और ढूंढना शुरू करते हैं। समुद्र में मछुआरे थे और बीच पर पुलिस वाले दोनों मिलकर छानबीन करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर ये सूटकेस को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है एनालिसिस के लिए। हाथ और पैरों की जांच हुई। डॉक्टर हाथ से फिंगरप्रिंट निकालने में कामयाब हो जाती है। इन्हें हाथ पर इंक के निशान भी मिलते हैं जो वोटिंग के दौरान लगाई जाती है। जांच खत्म होने के बाद उस फिंगरप्रिंट को और बाकी की रिपोर्ट पुलिस को दे दी। पुलिस के पास आम नागरिकों का डेटा बैंक नहीं था जहाँ से किसी के बारे में पता कर सके। अभी हमारे देश में ऐसे प्रोजेक्ट सामने नहीं आए हैं जिसमें आम लोगों के बारे में जानकारी स्टोर करके रख सके, लेकिन क्रिमिनल्स के डेटा स्टोर करके रखा जाता है और उनका रखना भी जरूरी है। वही बड़े बड़े देशों में आम लोगों का भी डेटा रखा जाता है जिससे आप किसी के फिंगरप्रिंट से किसी की भी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद पुलिस आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं उन सबको खंगाल डालती है, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसका मतलब ये था कि ये सूटकेस कई ओर से बहकर आया था। मिले हुए बॉडी पार्ट से पता चलता है कि इसकी हत्या 4 या 5 दिन पहले हुई होगी। अब पुलिस इस केस को सुलझा नहीं पाती तो इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। फिर क्राइम ब्रांच अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इनको एक हाथ और पैर और कुछ कपड़ों से कत्ल होने वाले का और कत्ल करने वाले का पता लगाना था। सूटकेस को देखा गया जो एक आम सूटकेस लग रहा था। ऐसा नहीं था कि केवल 4 या 5 ही इसी तरह के सूटकेस बनाए गए हो। यह एक नॉर्मल बैग था। पुलिस को सूटकेस से कुछ भी हासिल नहीं होता तो इसे साइड में रख देते हैं। अब बारी थी 2 शर्ट और एक पैंट की। शर्ट और पैंट भी नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन सिले हुए शर्ट के कॉलर पर एक स्टिकर लगा हुआ था जिस पर लिखा था एल्मो मेंस वेयर। फिर पुलिस इस दुकान के बारे में पता लगाना शुरू करती है तो पता चलता है कि ये दुकान मुंबई के कुर्ला वेस्ट में मौजूद है। पुलिस की टीम जल्दी से वहाँ पर पहुँचती है। क्राइम ब्रांच ने इस केस के लिए 5 अलग अलग टीमें बनाई थी, जिसमें से कोई सीसीटीवी फुटेज देखती है तो कोई मिसिंग रिपोर्ट देखता। ऐसे ऐसे काम पुलिस की टीमें कर रही थी। वही 5वीं टीम कुर्ला वेस्ट के दर्जी के पास जाती है जिसने उस शर्ट को सिला था। पुलिस दर्जी को वह शर्ट दिखाती है। दर्जी कॉलर पर लगे स्टिकर को देखकर पहचान जाता है। दर्जी अपने कागजी रिकॉर्ड में शर्ट के बिल कॉपी ढूंढना शुरू करता है। कुछ ही मिनट में वो मिल भी गई। अब ये कैसे मिली? असल में जब भी कोई कस्टमर अपना कपड़ा सिलवाने आता है तो ये उसका बिल उसी समय बना देते हैं।
और उस कपड़े का छोटा सा हिस्सा अपने बिल कॉपी में रखती है ताकि कपड़ा कौन सा है, किसका है, ये पहचानने में आसानी हो। दर्जी को कपड़े का हिस्सा भी मिल जाता है। दर्जी के बिल से पुलिस को एक नाम मिलता है, वो नाम था बेनेट रेबेलो। लेकिन इस नाम के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, ना एड्रेस था और ना ही कोई फोन नंबर। पहले एक सूटकेस मिला, फिर एक शर्ट मिला। शर्ट पर एक स्टिकर चिपका हुआ था। स्टिकर से दर्जी के बारे में पता लगाया जाता है। दर्जी से एक नाम मिलता है, बेनेट रेबेलो। पुलिस को इस नाम के आदमी को पूरे मुंबई में ढूंढना था, वो भी केवल एक नाम से। यही सब सोचते सोचते एक ऑफिसर के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना था, 2019 की बात है। बेनेट रेबेलो नाम का कोई आदमी इंस्टाग्राम या फेसबुक या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करता है या नहीं, चलो देखते हैं। पुलिस सबसे पहले फेसबुक को चुनती है। बेनेट रेबेलो को फेसबुक पर सर्च करते हैं, लेकिन इस नाम के ढेर सारे लोग फेसबुक पर मौजूद थे, तो पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। पुलिस एक एक करके बेनेट रेबेलो के नाम की प्रोफाइल देखना शुरू करती है। अचानक से वो एक प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं, तो वहाँ उन्हें बेनेट रेबेलो की ढेर सारे फोटोज मिलते हैं। उन फोटो में से कुछ फोटो ऐसे थे जिसमें उसने हाफ पैंट और हाफ टी शर्ट पहनी थी। पुलिस इस तरह के फोटोज को ध्यान से देखती है और इधर सूटकेस से मिले हाथ और पैर से मिलन करती है। उन्हें काफी हद तक एक जैसे लग रहे थे। हाथ की लंबाई, मोटाई, उसका आकार, बनावट काफी हद तक मिलता जुलता था। पुलिस इस प्रोफाइल को ध्यान से देखना शुरू करती है। फिर पुलिस को एक फोटो में वही रेडीमेड शर्ट दिखाई देती है जो कि उन्हें सूटकेस से मिला था। पुलिस उस फोटो को देखती है। फिर एविडेंस रूम में उसी शर्ट को लाया जाता है और मिलन किया जाता है, तो उसका कलर, डिजाइन वगैरह सब कुछ मैच हो गया। फिर पुलिस मान लेती है कि यही वो बेनेट रेबेलो है। फेसबुक प्रोफाइल से ही पुलिस को आधी से ज्यादा जानकारी मिल गई, जैसे कि उसका प्रोफेशन क्या था, और उसने फेसबुक पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का आईडी कार्ड भी पोस्ट किया हुआ था, जिससे पुलिस को बेनेट रेबेलो का एड्रेस और एक मोबाइल नंबर भी मिलता है। पुलिस तुरंत उस नंबर पर कॉल करती है, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ था। लेकिन अब पुलिस के पास एड्रेस था, तो पुलिस एड्रेस की ओर निकल पड़ती है। जब पुलिस बेनेट रेबेलो के घर पहुंचती है, तो उसके घर पर ताला लगा हुआ था। पुलिस वाले समझ गए कि फोन स्विच ऑफ है, घर पर ताला लगा है, तो इसका मतलब कि ये कटे हुए हाथ और पैर बेनेट रेबेलो के हैं। फिर पुलिस पड़ोसियों से और वहाँ के लोगों से पूछताछ करती है, तो वहाँ के पड़ोसी कहते हैं, जी हाँ, ये घर बेनेट रेबेलो का ही है। पेशे से वो एक म्यूजिशियन है, लेकिन हफ्तों से इनके घर पर ताला लगा है। पड़ोसी आगे बताते हैं कि रेबेलो की 18 या 19 साल की बेटी भी है, उसका नाम आराध्या पाटिल है, वो भी हफ्तों से गायब है। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि मान लीजिए बेनेट रेबेलो मर चुके हैं और उनकी बेटी भी लापता है, अगर दोनों के साथ कुछ हुआ है तो घर पर ताला किसने लगाया, आखिर माजरा क्या है। क्राइम ब्रांच के लोग घबरा जाते हैं कि कहीं बेटी के साथ भी कातिलों ने ऐसा वैसा ना कर दिया हो। फिर ये लोग भागे भागे जाते हैं मुंबई की अदालत में और वहाँ से घर की तलाशी का परमिशन लेते हैं और बेनेट रेबेलो के घर के ताले को तोड़ा जाता है और घर की तलाशी लेते हैं। पूरे घर को छान मारा गया। उन्हें वहाँ से दो चीजें ऐसे मिलती है जो पुलिस के बहुत काम की थी। एक था फोन नंबर और दूसरी थी डायरी। ये डायरी बेनेट रेबेलो की बेटी आराध्या पाटिल की थी। डायरी में लिखा था, डैड आई एम सॉरी, रियली रियली सॉरी डैड, सॉरी फॉर यू, आई एम बैड गर्ल। जिसने घर पर रहने को दिया उसी को मैंने मार दिया, जिसने परवरिश की उसी को मैंने मार दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। ये सब डायरी में लिखा था। ये देखकर पुलिस भी हैरान हो गई कि एक बेटी ने अपने ही पिता के लिए लिखा है कि उसी ने अपने पिता को मारा है। फिर पुलिस को जो नंबर मिला था उस नंबर का लोकेशन पता करती है। ये लोकेशन थी मुंबई के घाटकोपर की। इसके बाद पुलिस जल्दी से वहाँ के लोकेशन पर पहुँचती है। जब पुलिस उसके पास गई तो वो थोड़ा घबरा गई। पुलिस उसे कहती है, क्या आप आराध्या पाटिल हो, बेनेट रेबेलो की बेटी? तो वह कहती है, जी हाँ, मैं ही आराध्या पाटिल हूँ। पुलिस उसे पूछती है कि आपके पिता कहाँ पर है? तो उसने कहा कि वो किसी काम से इंडिया से बाहर गए हैं, मैं घर पर अकेले नहीं रह सकती, इसीलिए मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ। पुलिस अपने साथ डायरी भी लेकर आई थी, तो पुलिस उसे डायरी दिखाती है और उसे पूछती है कि तुमने डायरी में क्या लिखा है, हमें इसका मतलब समझाए। इतना सुनते ही आराध्या रोने लगी और रोते हुए उसने स्वीकार किया कि उसी ने अपने पिता की हत्या की है। इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन लेकर आती है, जहाँ पर वो अपनी पूरी कहानी बतानी शुरू करती है, जो कुछ ऐसी है। बेनेट रेबेलो की पहले 2 शादियां हो चुकी थी, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चली और तलाक हो गया। फिर एक दिन बेनेट रेबेलो को कहीं पर एक बच्ची मिलती है जिसका नाम आराध्या पाटिल है। उसने उस बच्ची को गोद लिया, फिर उसकी परवरिश की, उसको पढ़ाया लिखाया, उसकी सारी जरूरतें पूरी की, उसे जो चाहिए था वो सब उसे लाकर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। हत्या के 4 महीने पहले नवंबर 2019 में आराध्या सिद्धि विनायक मंदिर गई थी। वहाँ उसके एक लड़के से मुलाकात होती है। वो लड़का 16 साल का था
और ये 18 साल की। दोनों मंदिर के पास मिलते हैं, दोनों की बातचीत होती है, हंसी मजाक होता है, दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आया और उसी मंदिर में मुलाकात के समय दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया। अब इन दोनों की बातें फोन पर शुरू हो गई, फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इसके बाद आराध्या अपने बारे में सब कुछ अपने बॉयफ्रेंड को बताती है। उसने बताया कि जो मेरे पिता है वो सगे नहीं हैं, उन्होंने मुझे गोद लिया है, उन्होंने ही मेरी परवरिश की है, वो बहुत अच्छी इंसान है, लेकिन कभी कभी वो मेरा यौन शोषण करते हैं। ये सुनकर उसके बॉयफ्रेंड को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ये आदमी इतना सब कुछ कर रहा है, इसके बावजूद भी तुम शांत क्यों बैठी हो? पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आराध्या ने आगे पुलिस को कहा कि जब भी वो मुझे मिलता था तो हमेशा मेरे पिता के बारे में ही बात करता था कि उसने जो तुम्हारे साथ किया है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। 23 नवंबर 2019 को इन्होंने तय किया कि वो बेनेट रेबेलो को जान से मार देंगे। फिर 26 नवंबर 2019 को आराध्या का बॉयफ्रेंड उसके घर पर आया। आराध्या घर पर थी लेकिन उसके पिता बाहर थे। थोड़ी देर बाद आराध्या के पिता घर पर आते हैं। उनके आते ही आराध्या उनसे लड़ने लगती है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने तो मुझे अपनी बेटी माना था, फिर आपने मेरे साथ गलत क्यों किया? मेरा यौन शोषण क्यों किया? मेरा फायदा क्यों उठाया? उसके पिता उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उस लड़के ने बेनेट के सर पर रॉड से हमला किया और रेबेलो जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद ये दोनों उसकी पिटाई करते हैं, जिससे बेनेट रेबेलो बेहोश हो गए। इसके बाद इन्होंने मच्छर मारने वाला एक स्प्रे दिया, उसे रेबेलो के मुंह में रखकर पूरी बोतल खाली कर दी। इसके बाद भी वो जिंदा थे। फिर ये दोनों किचन में गए और वहाँ से चाकू लेकर आए और उनके छाती और पेट में मारने लगे। अब बेनेट रेबेलो का काफी सारा खून निकल चुका था, जिससे बेनेट रेबेलो ने वहीं पर दम तोड़ दिया। जब इनको पता चला कि बेनेट रेबेलो मर चुके हैं, तब इन्होंने उसके लाश को घसीटते हुए बाथरूम लेकर गए और उस लाश को वहीं पर खाली होने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने सोचा अगर यहाँ से उनका सारा खून निकल जाएगा तो लाश को ठिकाने लगाना आसान होगा। धीरे धीरे रात बीत गई और अभी तारीख थी 27 नवंबर। फिर ये दोनों बाजार गए और वहाँ से सूटकेस खरीदे, इसके साथ तेज धार वाले चाकू खरीदे, प्लास्टिक की थैलियाँ खरीदी और इसके बाद दोनों घर आ गए। इसके बाद बाथरूम में जाकर लाश के टुकड़े करने लगे। शरीर को काटने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए ये दोनों चाकू को गर्म करके काट रहे थे। हथौड़े से हड्डियों को तोड़ा गया। ये शरीर को काट रहे थे और पॉलीथीन की थैली में भरकर सूटकेस में पैक कर रहे थे, लेकिन एक हाथ और एक पैर से अभी भी खून निकल रहा था। इन्हें एक अलग से सूटकेस में रखा जाता है, साथ ही इसमें एक काली थैली में प्राइवेट पार्ट को काट कर रखा जाता है और इसमें बेनेट रेबेलो के कपड़े को रख देते हैं ताकि खून बाहर ना निकले। अगले दिन रात को ये दोनों मीठी नदी पर जाते हैं और यहीं पर सूटकेस को अलग अलग जगह पर फेंक देते हैं। इसी नदी से होकर एक सूटकेस समुद्र में चला गया, जिसके बाद समुद्र के लहरों ने उसे माहिम बीच पर पहुंचा दिया। ये कहानी सुनने के बाद आराध्या को गिरफ्तार किया जाता है। वो लड़का 16 साल का नाबालिग था, इसीलिए उसे बाल सुधार गृह में भेजा गया, लेकिन लड़की की उम्र 19 साल की थी, इसीलिए उस पर कार्यवाही शुरू हुई। सबूत छुपाने के लिए जिस कपड़े का इस्तेमाल किया था उसी कपड़े ने सारे राज खोल दिए। अभी आप सोचकर देखिए कि कैसे एक 16 और 19 साल के बच्चे ने इतने बड़े वारदात को अंजाम दिया। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।